स्टूडेंट्स स्क्रीन दिख रही है? स्टूडेंट्स स्क्रीन आपको दिख रही है, विजिबल है? तो सर क्या नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही है? अभी आएगी। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताना जरा। विजिबल है? आगे सर। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो किया है, आप देख सकते हो। 1 मिनट रुक जाना जरा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था, ठीक है। एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे बताना जरा साफ आएगा तो। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ठीक है, और नेचर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने नेचर इसका डिस्कस कर लिया है। एक बार रुक जाइए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, कि हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे ये सारे नेचर्स हम लोग 7 नेचर्स हम पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने सिग्निफिकेंस पढ़ा, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस मच। अब आज हम पढ़ेंगे फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हेनरी फेयोल थे, आप ये देखिए स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, हेनरी फेयोल, इनका बर्थ हुआ था 1841 में और 1925 तक रहे ये। और इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया, हेनरी फेयोल ने, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने, जो आज की डेट में हम लोग इनको फॉलो करते हैं। और इन्होंने बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स दिए। और ये एक फ्रांस के इंजीनियर थे, एक माइनिंग कंपनी में। बाद में फिर ये एमडी बन गए वहां पे। और फिर बाद में ये ऑथर भी थे, और इन्होंने बुक भी लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और आज की डेट में इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स जो दिए हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारे सिलेबस में ये 14 प्रिंसिपल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए स्क्रीन पे, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने ना एक प्रिंसिपल दिया था, डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सीधा सीधा बोला कि जितने भी मुश्किल काम है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वर्क है, इन सब वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉल स्मॉल टास्क में, ठीक है। और एंड ईच टास्क शुड बी असाइन टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। और जितना भी ये टास्क है ना, काम है, अलग अलग एम्प्लॉय को असाइन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इनका ये मानना था कि ऐसा करने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक ही काम को बार बार करता रहेगा, रिपीटेडली करता रहेगा, तो वो काम को अच्छे से कर पाएगा और उसके एम्प्लॉयज जो है परफेक्शन आ जाएगा उनके। सो ही वॉज इन अ बिलीव दैट कि द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द पीपल, the complex work will be very much easy and people will be very much efficient. And because he's been doing the same work again and again, he believed that कि उसके अंदर वो परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और आज की डेट में आप देखेंगे, हम लोग भी पूरे लाइफ में आप अगर देखें तो हम लोग भी इसको यूज करते हैं। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वी डू यूज ऑल दीज थिंग्स। हम लोग इसको यूज करते हैं और डेली लाइफ में सबका काम बांटा गया है और सब अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा पहला प्रिंसिपल। एनीबडी, किसी को Yes, पूछना? sir. ठीक है, देखो दूसरा प्रिंसिपल इन्होंने दिया, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनका ये मानना था कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी। तो इनका ये मानना था, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी क्या होता है? पावर देना। मतलब किसी आदमी को जब पावर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है अथॉरिटी। ओके। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते ही हो, इट्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क इन द मैनर डिजायर्ड एंड डायरेक्टेड बाय अथॉरिटी। तो इनका ये मानना था कि दोनों चीजें हैंड इन हैंड होना चाहिए। यानी कि अगर किसी आदमी को आप अगर पावर देते हो, तो यू शुड ऑल्सो गिव हिम अथॉरिटी।
ऑल्सो गिव हिम रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा आपको। अगर किसी व्यक्ति को आपने पावर दे दिया और साथ में जिम्मेवारी नहीं दी तो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द जॉब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्लास टीचर है कोई क्लास का, सपोज करो मैं ही आपका क्लास टीचर हूँ, अगर मेरे पास अथॉरिटी दे दी जाए कि भाई आप जो मन करे वो करो क्लास को, और मतलब कुछ भी कर सकते हो, मार तोड़ सकते हो बच्चों को, तो फिर और मेरे पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए तो मैं उसको गलत यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास पावर ही ना दी जाए और खाली रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि क्लास को एकदम सुधार के रखना है, आपकी 12th डी एकदम बढ़िया रहनी चाहिए, कोई भी इनडिसिप्लिन बच्चा नहीं होना चाहिए, और मेरे पास पावर ही नहीं है डांटने की भी, तो फिर मैं आपको उस काम को कैसे कर पाऊंगा, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म माई ड्यूटी ना। हेंस वन कैन से दैट कि इनका ये कहना था कि दोनों चीजों को हैंड इन हैंड रखो, यानी कि दोनों को एक साथ रखिए। अगर किसी को आप पावर देते हैं ना तो आप उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर दीजिए, देन ओनली ही विल बी एबल टू डू दिस। मतलब कोई भी काम तभी कोई व्यक्ति कर पाएगा जब पावर और मतलब अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दिया जाए। देखिए नीचे वाली लाइन में जहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ कर्सर आपको, कि इफ अथॉरिटी इज गिवन टू अ पर्सन, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आप अथॉरिटी, तो ही शुड ऑल्सो बी मेड रेस्पॉन्सिबल, तो उसको ना आपको रेस्पॉन्सिबल भी करना होगा। यानी कि अगर आप बिना इनके अगर ऐसे कर देते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू डू राइट थिंग टू हिम, तो आप सही से काम करा भी नहीं पाएंगे। तो ये तो हो गए दो प्रिंसिपल। एक बार मैं पहले वाला प्रिंसिपल फिर ले चलता हूँ आपको। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें फेयोल ने ये कहा था कि काम को बांट दो, और उनका ये मानना था कि अगर कम्प्लेक्स मुश्किल काम को अगर बांट दिया जाए छोटे छोटे टास्क में तो बहुत आसान हो जाएगा काम को पूरा कराना। और उनका ये भी मानना था कि इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और इससे काम को करने के अंदर बार बार रिपीट करने से उसके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, जो भी एम्प्लॉय वो काम कर रहा है। दूसरा अभी अभी मैंने बताया, अथॉरिटी मीन्स पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क। अकॉर्डिंग टू पेयल वन शुड गिव अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर हैंड इन हैंड, एंड अगर ज्यादा हम अथॉरिटी दे देते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो भी गलत है, और ज्यादा अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो और पावर ही नहीं देते हो तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा, फिर आदमी वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तीसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ये बोला फेयल ने कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी काम को ढंग से करना, पालन करना, रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। तो इसमें ये बोला फेयल ने कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओबीडियंस होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए पावर की, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो काम ढंग से पूरा हो नहीं पाएगा, ऐसा फेयल का मानना था। तो उनका यही मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में ना उन्होंने दो दो लोगों के लिए डिसिप्लिन को डिसाइड किया। एक तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बॉस हैं यानी कि मैनेजमेंट है उनको भी डिसिप्लिन होना चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एम्प्लॉइज को भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उन्होंने दोनों चीज दोनों के लिए कहा, देखो एप्लीकेबल फॉर वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम पहले वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स में मान लो कोई वर्कर, जैसे सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन में जाने का टाइम 9 o'clock है मॉर्निंग में, और उनमें से 2-3 वर्कर ऐसे हैं जो 10 बजे आराम से घूमते घमाते आ रहे हैं, और उनको बोलने वाला कोई नहीं है, और थोड़ा सा वो थोड़ा वैसे डरा के रखते हैं, खौफ बना रखा है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बॉस वॉस उनको कुछ बोल नहीं पाते, तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे जो एम्प्लॉई हैं वो देखम देखी वो भी टाइम पे आना बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये एक डिसिप्लिन तो होना चाहिए एम्प्लॉय के मतलब एम्प्लॉय के बिहाफ पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे एम्प्लॉय भड़क भी जाएंगे और वो कहेंगे हम क्यों टाइम पे आए, सब लेट आना शुरू कर देंगे। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो फेयोल ने ये भी कहा था कि मैनेजमेंट की तरफ से भी डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ने बोल रखा है, प्रॉमिस किया है एम्प्लॉइज को कि देखिए आप अगर मेहनत से काम करेंगे, हमें इतना टारगेट पूरा करना है और आप 1 घंटा फालतू दे दीजिए, या इस तरह से उनसे रिक्वेस्ट किया, और अगर एम्प्लॉइज मान गए, मान लो एम्प्लॉइज डिसिप्लिन है, उन्होंने जम के काम किया और अपने टारगेट को अचीव कर लिया, और उसके बाद मैनेजमेंट लास्ट में हाथ खड़े करके बोल दे भाई ये तो कोई बड़ा काम तो किया नहीं आप लोगों ने, ये कौन सा बड़ा काम हो गया, हम आपको सैलरी देते हैं, अगर काम को पूरा कर भी दिया तो कौन सा तोप चला दिया है, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा बोनस नहीं देंगे, जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, तो ये भी तो वायलेशन है। तो दोनों पार्ट से वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉइज ने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम इस काम को पूरा कर देंगे इतने दिन में, तो उनके बिहाफ पे वो काम पूरा हो जाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉमिस किया है कि ये काम पूरा होने पे हम आपको बोनस दे देंगे या हम आपको बेनिफिट देंगे या इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर उससे मना कर देते हैं तो भी माना जाता है कि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको?
यस सर। एवरीबॉडी ठीक है। कोई और एग्जांपल देना चाहेगा डिसिप्लिन पे? देखता हूँ अपना एग्जांपल कोई बच्चा बना लेता है क्या? अच्छा, हाँ जी, कौन बताएगा? गलत होगा तो होने दो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। कौन बच्चा डिसिप्लिन के ऊपर कोई और एग्जांपल दे रहा है जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर दोनों आ जाएं? आई एम वेटिंग फॉर दैट। क्लास क्लास तो डिसिप्लिन पे देना है एग्जाम्पल? हाँ, डिसिप्लिन पे ही देना है। ये तो हम ऑनलाइन क्लास का भी ले सकते हैं। हाँ, ट्राई करो, गुड। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो सारे बच्चे आ ही नहीं रहे, आधे बच्चे आने लग रहे हैं, पढ़ाने का कोई हाँ फायदा ही ना। और ये भी हो सकता है अगर हम माइक ही ऑन कर दे ऑफ ही ना करें तब बच्चे, तो अभी आप पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, चलो दोनों पार्ट से तो नहीं हुआ, लेकिन चलो मैं, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे मान लो डिसिप्लिन का होना जरूरी है, मान के चलिए कि मेरी तरफ से भी डिसिप्लिन होना चाहिए और आपकी तरफ से भी। ये एक्चुअली क्या है, इसने ना एम्प्लॉइज के ऊपर ज्यादा कहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम एम्प्लॉय, आप स्टूडेंट हो तो आपका एग्जाम्पल लेना ठीक नहीं है, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चलिए आपने जो एग्जांपल बताया मैं इसी को ले लेता हूँ। सपोज करो टीचर हैं या मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं उसको उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से करेंगे, और डिसिप्लिन नहीं है, उन्होंने खाली ऑनलाइन ओपन करके और इधर उधर भटक रहे हैं और वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनडिसिप्लिन है, नो बडी इज कमिंग, there is no action taken on those students, it's not possible because they can give lot of excuses also. तो अगर मान लीजिए मैनेजमेंट की तरफ से कोई डिसीजन, स्ट्रिक्ट एक्शन उन पे नहीं लिया जाता है और वो ओबीडियंट नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास एंड दे आर नॉट लिसनिंग एनीथिंग। सो हाउ कैन टीचर एक्सप्लेन देम इन द एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स? तो यहाँ पे यही देखो, आप अगर इनडिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तो ये एक सीधा सीधा समस्या आती है, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो स्कूल हो। डिसिप्लिन का होना जरूरी है दोनों के पार्ट। तो अगर स्टूडेंट के पार्ट से देखा जाए तो ये भी डिसिप्लिन होने चाहिए, और टीचर के पार्ट पे देखा जाए तो टीचर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। लाइक if the class is going to be started at 11:55 or say 12 o'clock, he should be, try to be on time, and at the same time students should also follow those things. तो दोनों की तरफ से होना चाहिए, अगर दोनों की तरफ से मैच कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा है तो उससे इफेक्ट होगी पढ़ाई हुई। ठीक है, और हम कंपनी का एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकती हो जिसमें एम्प्लॉय भी आपको मिल जाएंगे और मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, और इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एक एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। मान लीजिए मैनेजमेंट ने बोला कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार बनाती है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बुला के बोला कि देखो भाई, हमें ना कम से कम 1 महीने के अंदर, कुछ नहीं तो हमें कम से कम 500 कार बनानी है 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर हमें 500 कार बनानी है, जबकि पहले एम्प्लॉय सिर्फ 350 कार बनाते। अब एम्प्लॉयज ने बोला सर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने उन्हें कन्विंस किया कि प्लीज हमें बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, हम फुलफिल नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, और हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम आपको बोनस देंगे अगर ये चीज कंप्लीट हो गई, और आपका इंक्रीमेंट भी करेंगे। अच्छा, ये बात सुन के एम्प्लॉय तैयार हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, दिन रात कर देते हैं, और वो अचीव कर देते हैं टारगेट को, यानी कि उनकी तरफ से वो डिसिप्लिन थे। तो अगर वो अचीव कर लेते हैं तो दे आर वेरी मच डिसिप्लिन। बट अगर मैनेजमेंट मना कर दे लास्ट में, बोले कि तुम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, हाँ ये है कि मेहनत तुम लोगों ने ढंग से किया है, तो इसीलिए इस बार हम सैलरी, मतलब आपको बोनस वोनस कुछ नहीं देंगे, आगे कभी सोचेंगे, तो ये इनडिसिप्लिन हो गया मैनेजमेंट के पार्ट। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताया गया फ्यूल ने, उसने बोला कि दोनों तरफ से, एम्प्लॉयज की तरफ से भी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी डिसिप्लिन का होना जरूरी है। अगर दोनों डिसिप्लिन हैं तो सब कुछ परफेक्ट चलेगा, और अगर दोनों दोनों डिसिप्लिन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने, एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, एक प्रिंसिपल ये भी है, फोर्थ प्रिंसिपल। हमारे पास 14 प्रिंसिपल है, तो फोर्थ प्रिंसिपल देखो जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे साथ भी अप्लाई होता है। इसमें फ्योल ने कहा यूनिटी ऑफ कमांड। फ्योल ने ये कहा कि कभी भी कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, तो फ्योल ने ये कहा कि जब भी कोई ऑर्डर देगा तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर एक ही जगह से आना चाहिए।
Okay, this principle states that each employee should receive orders from one superior only. साफ साफ फेयोल ने कह दिया कि ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से आएगा, यानी कि जो बॉस है ना, ऑर्डर सिर्फ बॉस से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। मोर देन वन सुपीरियर एट अ टाइम लीड्स टू अ कंफ्यूजन। फेयोल का ये मानना था कि अगर एक सुपीरियर से ज्यादा होगा तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कंफ्यूजन क्रिएट होने से ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर पाएगी। तो आप देखते हो आपके स्कूल में भी यूनिटी ऑफ कमांड होता है। जैसे मान लीजिए छुट्टी पढ़नी है, तो आप देखोगे ऑर्डर एक ही जगह से आता है, जो कि प्रिंसिपल सर के ऑफिस से आएगा। वहां पे आपने देखा होगा यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं है कि क्लास टीचर अनाउंस कर रहा है अपना, वाइस प्रिंसिपल मैडम अपना कर रही हैं, प्रिंसिपल सर अपना कर रहे हैं, तो फिर तो बच्चे उन्हीं का फॉलो करेंगे जिसमें वो बच्चों को सूटेबल हो। जैसे क्लास टीचर ने बोल दिया, लग रहा है कि 3 दिन की छुट्टी पड़ सकती है, ऊपर से ऑर्डर आया 2 दिन की, किसी और टीचर ने आके कह दिया 5 दिन की, तो आप किसकी बात मानोगे बताइए ईमानदारी से? 5 दिन 5 दिन वाली। की। 5 दिन वाली मानोगे ना? तो अब यहाँ पे देखो क्या बन गया कंफ्यूजन। कुछ बच्चे 5 दिन के मानेंगे, अच्छा कुछ पढ़ाकू बच्चे भी हैं हमारी क्लास में जो कहेंगे कि नहीं भाई 2 ही दिन की छुट्टी है, हम तो आएंगे, तो वो भी आ जाएंगे। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है, इट विल बी वेरी मच कंफ्यूजन। और बच्चे अपने हिसाब से, किसी को छुट्टी मारने का मौका मिल रहा है तो बढ़िया वो 5 दिन की मार देगा, और ऐसे में दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देगा। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसने बोला, कैसे बोला। तो इसीलिए फेयोल ने यही कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी गिवन फ्रॉम ओनली वन प्लेस, एंड जो सुपीरियर है ना ओनली वन एंड वन सुपीरियर होना चाहिए, इससे फालतू नहीं होने चाहिए। तो आप देखेंगे बड़े बड़े कंपनियों के अंदर चले जाइए आप, वहां देखिए आप यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए मिलेंगे। कोई कहीं भी, आप दिल्ली में भी देख लीजिए, अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं और अभी बात चल रही है लॉकडाउन लगने की, और मोस्ट प्रोबेबली आप शाम तक लग सकती है, तो आप देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड है, यहाँ पे ऑर्डर एक ही जगह से आएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात आप नहीं मान सकते और ना मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता। क्यों? यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर कहाँ से आएगा? एलजी और चीफ मिनिस्टर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ आने वाला है। तो कमांड जब तक ऑर्डर वहां से नहीं आएगा, नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो यही है प्रिंसिपल। देखो आप हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, और अभी क्लास ओवर होने के बाद आप देखेंगे ये न्यूज गर्मा गर्म आपको मिलने ही वाली है। तो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया ये। तो ये चीज हमारे रियल लाइफ में लागू होती है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये देखो ये कंफ्यूज करता है, ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में खास करके, तो इसीलिए इसमें बड़ा ध्यान देना है कि इसमें कहा क्या गया है। कई बच्चों को लगता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ही जैसा, एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखो क्या लिखा है, द एक्टिविटी विच हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रुप्ड एंड अंडर वन हेड। देखो मैं सिंपल भाषा में कह रहा हूँ कि कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, तो एक जैसा ऑब्जेक्टिव होने वाला काम जो है ना उसको ग्रुप कर देना चाहिए और उसका एक हेड बना देना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे बताऊं, जैसे आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है पैसे को संभालना, ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है सेल्स करना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मार्केटिंग करना। तो हेनरी फ्योल ने ये कहा कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का काम है सेल करना, तो सेल करने से संबंधित जितना भी काम है उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाए और उसका एक हेड रख दिया जाए, और वन हेड वन प्लान लिख लो कॉपी में। यहाँ पे मैं देखता हूँ एडिटिंग करके इसमें लिख भी दूंगा, अंडर वन हेड। बात सही है, अंडर वन हेड ही रहेगा, वन हेड वन प्लान हम इसको बोलते हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, वन हेड वन प्लान यहाँ पे रहता है। तो जब भी टर्म आएगा वन हेड वन प्लान, मतलब एक प्लान के लिए एक हेड होता है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। ऑल द ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। और जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना इसमें, सब डायरेक्टेड होना चाहिए कॉमन गोल की तरफ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये पिक्चर्स, ये सब हेड है, देखिए ये हेड है सामने वाला, दिस इज हेड, और उसके साथ ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं दे आर फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स, ये हो गए ये हो गए, ये सब इनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वन हेड वन प्लान, तो ये सब मान लेते हैं कि ये सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं, तो अगर ये सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं तो ये अपनी बात को मनवाएंगे और सबकी सब इसकी बात को मानेंगे। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सीधा सीधा फेयोल ने यही कहा कि अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो सबका अलग अलग ग्रुप कर देना चाहिए, ग्रुपिंग, और उन सबका अलग से हेड बना देना चाहिए और हर एक हेड को काम दे देना चाहिए कि वो ये वाला काम को परफॉर्म करेंगे। इसको बोलते हैं वन हेड वन प्लान। इज इट क्लियर?
आगे बढ़े बेटा? यस। ठीक है, अब देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। मैंने एक स्लाइड ये भी बना दिया था इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो। देखो ये मीनिंग वाला देखो, वन सुपीरियर एट अ टाइम। यूनिटी ऑफ कमांड में साफ साफ कहा गया है कि एक सुपीरियर एक समय में रहेगा, मतलब कई बॉस नहीं रहेंगे, एक बॉस रहेगा बस। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पता है फेयोल ने क्या कहा, वन हेड वन प्लान। मतलब एक हेड होगा तो उसका एक प्लान होगा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में तो उसका एक हेड होगा और सबका प्लानिंग सेल्स से रिलेटेड होगा। इसी तरह से अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन में एक हेड होगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे तो उसकी बात को मानेंगे। तो दोनों में यही खास फर्क है। हर एक हेड होगा एक प्लान के लिए, और यहाँ पे एक सुपीरियर होगा एक समय। अच्छा, एम क्या है? अगर आप एम की बात करें, उद्देश्य, तो यूनिटी ऑफ कमांड में ना ये प्रिवेंट करता है ड्यूल सबऑर्डिनेशन। ड्यूल सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी के अंडर में काम करना। तो ये प्रिवेंट करता है, मतलब एक ही आदमी के अंदर दो दो लोग काम नहीं करेंगे, ये चीज ये प्रिवेंट कर। और ये क्या करता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है। तो इसको मैं ये भेजूंगा पीडीएफ, इसको ये जरूर लिखिएगा, ये ओवरलैपिंग वाला। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ना, इसका प्रिवेंट करता है, मतलब एक ही काम को दो जने ना करें, इसको ये रोकता है। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में ना, जैसे कोई काम चल रहा है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, तो जैसे ही उसको शाबाशी मिलेगी दूसरे लोग अपनी शाबाशी पीठ थपथपाने के लिए पहुंच जाते हैं, कहते हैं भाई मैं तो इसका पार्ट था, मैं भी सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत करी है मैंने, ये वो। अच्छा, अगर मान लो काम खराब हो गया ना तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बोलेंगे मैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में आता था लेकिन काम तो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का करता था, ये काम मतलब मैं मेरा काम नहीं है। मतलब लोग स्केपगोट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही है, ओवरलैपिंग को रोकता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आपको पता है कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो और सेल्स डिपार्टमेंट के इस हेड के अंदर आप काम कर रहे हो, सिंपल, आप फंसोगे अगर आप काम ढंग से नहीं करो। तो ओवरलैपिंग को रोकता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और यूनिटी ऑफ कमांड किसको रोकता है? ड्यूल सबऑर्डिनेशन। अभी मैं पूछूंगा, ध्यान से समझते रहो। और तीसरा, इम्प्लीकेशन। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। पता है ये क्या करता है? ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है, सिंपल सी भाषा में। मतलब एक अकेले एम्प्लॉय इससे इफेक्ट होगा। जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल नहीं दिया, जैसे क्लास में मान लीजिए मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई 2 दिन की छुट्टी है, किसी ने 5 दिन बोल दी, किसी ने 10 दिन बोल दी। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफेक्ट होगा। जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो या तो मेरे ऊपर ब्लेम लगेगा या आपके ऊपर ब्लेम लगेगा कि आप क्यों नहीं आए, आपने मेरी बात क्यों मानी, आपने ऊपर के ऑर्डर्स क्यों नहीं माने। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर ना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए ये ज्यादा वाइडर टर्म माना गया है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। और एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में ऑर्डर जब एक जगह से आएगा तो अगर मान लो ऑर्डर को अगर वो फॉलो नहीं होगा तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय इससे इफेक्ट होता है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही बर्बाद हो जाता है, इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आता है। तो ये चीज इसमें बताई गई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस। क्लास सर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। एनीबडी? नो। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए इसमें फेयोल ने बताया क्या था, इसने बोला सबऑर्डिनेट का मतलब आप समझ लीजिए, किसी सीनियर के अंडर में जब कोई काम करता है ना तो उसको सबऑर्डिनेट बोल। जैसे मान लीजिए मैं सीनियर हूँ और मेरे अंडर 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो मेरे सबऑर्डिनेट्स माने जाए। तो अब इसमें ये बोला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें ये बोला है कि, और फेयोल ने ये कहा था सीधा सीधा कि जो भी बिजनेस में जो मैनेजमेंट का यानी कि जो आदमी काम कर रहा है, पहले अपने जरूरत से पहले उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर उसको लगता है कि उसका काम छूट रहा है या अपना कुछ काम करना है तो पहले अपने काम की जगह ना उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान हो सकता है। तो इसमें यही बताया गया था कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट में, कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को अपना इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मान लीजिए, और उसके अंदर एक मैनेजर काम कर रहा है, ठीक, और उसके फ्रेंड की मैरिज है तो उसने फोन करके उसको बोला कि भाई छुट्टी ले लेना है और अटेंड करना है। उसने कहा ठीक है, दोस्ती के नाते तो जरूर आऊंगा। और उसने क्या किया, छुट्टी ले ली। अभी उसको जब जाना था जिस दिन या एक दिन पहले, जो बॉस थे उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने एक मीटिंग रख दी और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप नहीं रहोगे ना तो कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है और इसके वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है, तो आप रिक्वेस्ट किया कि रुक जाइए।
तो अगर वो रुक जाता है और अपने दोस्त को बोल देता है यार मैं बाद में अटेंड कर लूंगा अभी और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो ऐसे में माना जाता है कि उसने इसको फॉलो किया, यानी कि अपना फायदा देखने से पहले उसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा सोचा। तो यही चीज फ्योल ने कहा था। फ्योल ने कहा था कि अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको ऑर्गेनाइजेशन का हित देखना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट ज्यादा आपको देखना चाहिए अदर देन इंडिविजुअल। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए बुक का ही क्वेश्चन है, जो मैंने पहले दिया वो भी बुक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल में घुमा के पूछ देगा। जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना मैरिज वाली, ऐसे बता देगा कि एक है और उसको मैरिज के लिए जाना था अपने फ्रेंड के अटेंड करने, और उसके बॉसेस ने बोला कि आज रुक जाइए, और वो रिक्वेस्ट किया तो मान गया, और उसने अपने दोस्त से बोल दिया कि मैं बाद में अटेंड कर लूंगा, और उससे सॉरी मांग ली अपने फ्रेंड से। तो पूछेगा कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया उसने। तो आपको याद रखना है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल सुनिए। अभी क्या हुआ, उसमें मैनेजर काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, और उसे बहुत सारे रॉ मटेरियल खरीदने थे। अब उसने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ऑर्डर्स दिए, तो सबने बोली लगाई, उसने बता दिया कि इस क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। अभी हुआ क्या, उसी में उसका एक बेटा है जो रॉ मटेरियल बेच रहा है और औरों से थोड़ा महंगा बेच रहा है, और उसने अपने बेटे के लिए हाँ बोल दिया कि ठीक है आपका सामान अच्छा है आप ले आओ, जबकि उसका सामान औरों जैसा ही था लेकिन थोड़ा महंगा था। तो हम कहेंगे कि इसने फॉलो नहीं किया, इसने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उसमें वो अपना फायदा देख रहा था। अगर वो अपने बेटे से रॉ मटेरियल खरीदता तो ऐसे में उसको खुद को भी फायदा होता, क्योंकि वो सारी कमाई जो है उसके घर में खुद आती। तो उसने अपने बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया अदर देन ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। तो यही एग्जांपल देके आपसे पूछ देगा कि बताओ कि कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया उसने, तो आपको बता देना है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को उसने वायलेट किया। अब मैं चाहूंगा, देखता हूँ कौन बच्चा ये 6 प्रिंसिपल्स के नाम बता दे सकता है जो हमने अभी अभी पढ़ा, किसकी मेमोरी एकदम शार्प। हाँ जी, हु इज गोइंग टू स्पीक? सर हितेश। हितेश, और एक और बच्चे ने बोला कनिष्का। पहले हितेश बताएंगे, चलो हितेश, हितेश बताइए। सर पहला तो डिवीजन ऑफ वर्क था। ठीक है, एक हो गया, दूसरा? दूसरा सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड, तीसरा? सर एक यूनिटी ऑफ कमांड। चौथा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और पांच? डिसिप्लिन। वेरी और गुड। एक सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हो गए सारे? यस सर। कोई छूट तो नहीं रहा है? हो गए सर, 6 हो गए। 6 हो गए। ये बताया था आपने, यस सर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस सर बताया था। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस वन? क्लास कौन समझा रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। सर मैं बताऊँ? हाँ बताओ बेटा, गुड। सर इसमें जो है ना, जो हाँ जैसे किसी सेल्स डिपार्टमेंट का जो पर्पस है सेल का, तो उन सारे हाँ। ग्रुप का सर एक हेड बना देंगे सर, फिर उसी अच्छा वही डायरेक्ट करेगा फिर उसको। ठीक है, तो इसमें फेयोल ने मतलब इसको ऐसे बताना है कि सर ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें फेयोल ने ये कहा था कि किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अगर करना है तो आप उसके लिए ग्रुप बना दीजिए और हर एक ग्रुप का एक हेड बना दीजिए और सब में उसमें एम्प्लॉयज को बांट दीजिए, और इससे क्या होगा, काम जो है डायरेक्ट मतलब अच्छे से काम चलेगा और कॉमन गोल को अचीव करने में आसानी हो जाएगी। तो किसी भी कंपनी का गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और अलग अलग आप देखोगे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट एक अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि गोल को अचीव किया जाए। अच्छा, अगर इसमें मान लो वायलेशन होता है, सपोज करो, तो कौन इफेक्ट होगा बेटा हितेश? अगर इसको कोई वायलेट करता है, मान लो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को नहीं मानता, तो Yes, कौन सर। सा क्या क्या दिक्कत आएगी? सर फिर उनका प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा सर, लॉस भी हो सकता है कंपनी को। अच्छा ठीक है, क्या इंडिविजुअल इफेक्ट होगा या ऑर्गेनाइजेशन? सर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगी। और इंडिविजुअल किससे इफेक्ट होता है? सर यूनिटी एक ऑफ कमांड से। वेरी गुड, यूनिटी ऑफ कमांड्स। ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल कौन समझाएगा, ये वाला डिसिप्लिन?
कौन समझाएगा? यूनिटी ऑफ ये डिसिप्लिन क्या कहा था इसमें फेयोल ने? क्लास सर इसमें ये फ्योल वाला ने कहा था कि वर्कर्स को और मैनेजमेंट को सर दोनों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तभी बिल्कुल ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। ठीक है, एकदम सही बता रहे हो कि इसमें फेयोल ने ये कहा था कि दोनों पार्ट से डिसिप्लिन होना जरूरी है, और चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे एम्प्लॉइज हो, अगर दोनों में से कोई भी लापरवाही कर देगा तो काम हो जाएगा गड़बड़। और उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब एक एग्जांपल देके भी हम लिख सकते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो काम कब खराब हो जाएगा और काम ढंग से हो ही नहीं पाएगा, इससे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, कौन से प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है फेयोल का, उसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नाम बताएंगे सर किससे होता अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। है? गलत आंसर है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, तो फोर्थ प्रिंसिपल एकदम सही है। ठीक है, इससे यूनिटी ऑफ कमांड में गड़बड़ होता है। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें दोनों चीजों का होना जरूरी है? ये हम अथॉरिटी लोगों एंड ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है बेटा? पावर। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब? रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क। तो फेयोल ने यही बोला था कि अगर दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो काम कबाड़ा हो जाएगा, काम कोई ढंग से हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर किसी को जिम्मेवारी नहीं दोगे तो वो अनाप शनाप उल्टे सीधे काम करेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम किसी को पावर देते हैं तो उसको जिम्मेवारी देना जरूरी है, नहीं तो फिर तो ऐसे तो वो काम करेगा ही नहीं ना ढंग से, और उसको कोई ब्लेम ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गया सबको क्लास? यस। तो आगे बढ़े अब। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्पेस। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेवेंथ प्रिंसिपल। सेवेंथ प्रिंसिपल था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फेयोल ने पता है इसमें ये बोला कि जो रेम्यूनरेशन है ना ये फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। मतलब इसने, देखो, इसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ध्यान रखा और एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखा। इसने बोला कि किसी भी एम्प्लॉय को आप जो सैलरी देते हो काम कराने के बदले, वो बहुत ज्यादा फेयर होना चाहिए, मतलब बेईमानी नहीं होनी चाहिए उसमें। फेयर का मतलब होता है यहाँ पे कि उसको इतना पैसा दो कि वो अच्छे से रह सके और अपने काम को ना मतलब प्रोफेशनल तरीके से कर सके। तो फेयोल का ये कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉय को रखती है तो उसको रेम्यूनरेशन फेयर देना चाहिए। फेयर का मतलब है ठीक ठाक देना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी लाइफ अपना बिता सके। और साथ में रीजनेबल की भी बात करी। उन्होंने बोला कि रीजनेबल सैलरी देनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को ना सैलरी देने के चक्कर में इतनी ज्यादा सैलरी नहीं दे देना चाहिए कि खुद ही बर्बादी की तरफ चला जाए, लॉस होने लग जाए। तो फेयोल ने दोनों चीजों का ध्यान रखा। फेयर उन्होंने एम्प्लॉइज के बारे में बोला कि एम्प्लॉइज को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि उनको अच्छे से काम कर सके, और रीजनेबल का मतलब उन्होंने बोला एम्प्लॉइज के उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इतनी सैलरी ना दे दो कि ऑर्गेनाइजेशन अगले बार से लॉस में चलने लगे। तो लॉस में जाने लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको बिजनेस अपनी क्लोज करनी पड़ेगी। तो फेयोल ने यही दोनों चीजों को बड़ा ध्यान दिया, और उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि फेयर भी होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। फेयर और रीजनेबल में कंफ्यूजन है किसी को तो फिर मैं अब समझाऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्लास। नो सर। बता दो। फेयर, एक बार फिर बता दूं, देखो फेयर, फेयर का मतलब है ठीक ठाक तनख्वाह, मतलब अच्छा सरवाइव कर सके एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए कोई जो भी कहीं भी जॉब कर रहा है तो इतना मिले कि वो अच्छे से रह सके और अच्छे से अपने परिवार का मतलब पालन पोषण कर सके, राइट। और रीजनेबल में उन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी औकात है ना उससे बाहर निकल के पैसा ना आए। मतलब शो ऑफ करने के लिए ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी नहीं है और लाखों में सैलरी दे रही है, तो ऐसा करने से क्या होगा, 3 साल 4 साल के बाद फ्लॉप हो जाएगी और अपना बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा। तो फेयोल ने यही बोला कि ऐसा दो कि इंस्पिरेशन मिले एम्प्लॉय को। देखो नीचे वाली लाइन देखो, इट मस्ट इंस्पायर द एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड। इतनी सैलरी दो कि एम्प्लॉय इंस्पिरेशन मिले उसे कि हाँ भाई मेहनत करनी है मुझे, क्योंकि मुझे तनख्वाह अच्छी मिल रही है। ठीक है, और इतना भी मत दो कि ऑर्गेनाइजेशन ही बर्बाद। तो दोनों चीजों की बात करी फिर। अंडरस्टूड क्लास? यस यस। यस सर। यस।
ठीक है। अच्छा ये बताओ फेयल कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पे कंपनी में काम किया था उन्होंने? माइनिंग कंपनी में काम किया था, ठीक है, फ्रांस में। और रहने वाले कहाँ के थे मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे आप आज सर्च करना तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, कहीं फ्रांस भी मिल जाएगा, बट बेसिकली जितना मैंने जानता हूँ वो इस्तांबुल में बर्थ हुआ था उनका, टर्की में, ठीक है। तो वैसे हमारे सिलेबस में सिर्फ इनके प्रिंसिपल्स हैं, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जब आप वाइवा देते हो तो उसमें पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इनके बारे में भी अगर आप नोटबुक में कुछ लिख लो इम्पोर्टेंट चीजें तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे देखो ये स्लाइड में जितना लिखा है इतना तो लिख ही देना कि ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे और माइनिंग कंपनी में इन्होंने काम किया और बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे कंपनी के, और इन्होंने बुक्स भी लिखी, ठीक है, तो इतना तक लिखना, और इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो यू कैन राइट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, अभी हमने 7वां पढ़ लिया प्रिंसिपल, अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जा रहे हैं, ठीक है। एक बार इसे सही करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये वाला प्रिंसिपल है बेटा, एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है। हाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, 8th प्रिंसिपल पे आ गए, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये वाला प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। इसमें क्या कहा फेयोल ने दो प्रिंसिपल दिए, एक तो सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने ये कहा कि पावर ना एक आदमी के हाथ में, आज एक काम करते हैं, इतना ही हम प्रिंसिपल करते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल हम बाद में करेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा आपको, तो आज हम इतना ही करते हैं। इतने में किसी को कोई डाउट है? इतने प्रिंसिपल्स में किसी को डाउट है जो हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े? ठीक है, तो आपको इतना कर लेना है, 7 प्रिंसिपल रख याद कर लीजिए यहाँ तक, रेम्यूनरेशन तक, और आगे के 7 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं नोट्स पीडीएफ भेज आपको देना। बिल्कुल भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ भेज दूंगा, अभी भेज रहा हूँ बस।